अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। डार्विनिज्म वर्सेस साइंस की आज 5वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे फॉसिल्स की। फॉसिल्स क्या होते हैं, ये किस तरह से डार्विनिज्म के क्लेम्स को सपोर्ट करते हैं, यानी उनकी हिमायत करते हैं, और किस तरह से उनके खिलाफ जाते हैं। आज हम बुनियादी तौर पर यह बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी। सबसे पहले चलते हैं क्लेम की तरफ कि असल में जो दावा है डार्विनिस्ट्स का वो क्या है। वो ये कहते हैं कि चूंकि बहुत पुराने कदीम फॉसिल्स हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजी में, जो जायोग्राफिकल हिस्ट्री है ज़मीन की, उसमें तो ये सबूत है इस चीज़ का कि ये इर्तिका की ही ये उसके रेमिनेंट्स हैं, ये उसकी बाकियात हैं। तो इससे इर्तिका का जो दावा है वो दुरुस्त साबित होता है ना। ज़रूरी है ये जानना कि फॉसिल्स किसे कहते हैं। आमतौर पर तासुर ये लिया जाता है कि शायद पुरानी हड्डियाँ और ढांचे, इनको फॉसिल्स कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, बल्कि ट्रैक्स, पुराने पत्थरों पे पाँव के निशान वगैरह, ये सब फॉसिल्स के अंदर आता है। ये मजमूई तौर पे ये सारे के सारे फॉसिल्स हैं। तो अब चूंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम उनकी डेटिंग कर सकते हैं कि ये कितने कदीम हैं, तो हमें अगर कोई पुरानी हड्डियाँ, कोई पुराने कदमों के निशान वगैरह मिलें, तो उससे फिर हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ये इतने पुराने हैं। लेकिन इतने पुराने हैं का क्या यही लाजमी मतलब है कि इसके पीछे इर्तिका कार फरमा है? ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इस दावे में जो नुक्स है उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ों की वजाहत कर दूँ। दो इस्तिलाहात हैं जो बड़ी अहम हैं। एक है मॉर्फोलॉजिकल इंटरमीडिएट फॉसिल्स और दूसरी हैं ट्रांजिशनल फॉसिल्स। जो मॉर्फोलॉजिकल इंटरमीडिएट हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा फॉसल मिले जिसके बारे में ये दावा किया गया हो कि ये किसी ऐसे जानदार का है जो एक जानदार से इवॉल्व हो के दूसरे जानदार तक पहुंचा ना। ये बड़ी सिंप्लीफाइड बात है, और मैं चूँकि हमारी कोशिश है कि इस सीरीज़ में हम अगरचे ये टेक्निकल सीरीज़ है, लेकिन कोशिश ये है कि हम आसान तरीन तरीके से बात करें। मैं इसलिए ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। वैसे इर्तिका का ये दावा नहीं है कि एक स्पीशी और वो इवॉल्व होकर दूसरी हो जाती है, बल्कि वो ये है कि इर्तिका का कोई ठिकाना नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है। तो ये हो सकता है कि बहुत सी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो गई हों या आज जो दुनिया में मौजूद हैं, वो माजी में किसी स्टेज पे एक स्टेज से इवॉल्व होती होती दूसरी पे पहुंची हों। तो उनके दरमियान की कोई, अगर आपको कोई ऐसी निशानी मिलती है, कोई ऐसा फॉसल मिलता है, तो उसको मॉर्फोलॉजिकली इंटरमीडिएट कहा जाएगा। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि उसमें कुछ खसाइस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पहले वाले जानदार के होंगे और कुछ बाद वाले में के होंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली मिडल हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों का एक मिक्सचर हो। नहीं, ये हो सकता है कि कोई, यानी मिसाल के तौर पे दावा अगर ये है कि कोई एक ख़ास तरह का परिंदा था और वो इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए कोई और तरह का परिंदा बन गया, तो पहले के जो टैलेंस हैं या उसके जो पंजे हैं वो छोटे हैं, दूसरे वाले के बहुत बड़े हैं। तो एक इंटरमीडिएट आपको कोई ऐसा फॉसल मिल सकता है मॉर्फोलॉजिकली कि जिसमें कुछ पिछले वाले जानदार के पंजों के की खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलें और कुछ अगले की मिलें, तो ये होगा मॉर्फोलॉजिकली इंटरमीडिएट। दूसरी हैं ट्रांजिशनल फॉसिल्स। दोनों में फ़र्क ये है कि जो ट्रांजिशनल फॉसिल्स होते हैं वो एक चेन को कहा जाता है कि जैसे अगर दावा यह है कि स्पीशीज़ ए वो इर्तिका की मनाजिल तय करती हुई स्पीशीज़ एम तक चली गई, तो आइडियल तो यह है कि वो ए बी सी ये सारी डिटेल्स हमें मुयसर हों, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इवन इर्तिकाई दावों के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता, और हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि हर जानदार मरने के बाद अपने डेथ सर्टिफिकेट के साथ तो नहीं मरता, ना ही वो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पैदा होता है, ना ही फॉसिल्स इतने प्रिस्टीन तरीके से प्रिजर्व किए गए हैं, कुदरत ने उनको प्रिजर्व किया है, महफूज किया है कि हमें ए बी सी की सीरीज़ मिले। तो ये एक एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल चीज़ है कि ए की स्टेज मिले, फिर डी की स्टेज मिले, फिर कुछ और लेटर्स मिस हो गई। अगेन मैं एक एनालॉजी के तौर पे पेश कर रहा हूँ। तो होना ये चाहिए कि हमारे पास इस तरह की ट्रांजिशंस मिलें। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली इंटरमीडिएट फॉसिल्स हमें ट्रांजिशनल फॉसिल्स के साथ, यानी कि जब बहुत से मॉर्फोलॉजिकल इंटरमीडिएट हमें जब तफसील से मिले, एक तरतीब से मिले, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये ट्रांजिशनल फॉसिल्स हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी तरतीब है? एंड आंसर इज़ येस। कुछ फॉसिल्स हमें ऐसे मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है, वो रिकॉर्ड इस तरह से हुए हैं, डॉक्यूमेंट इस तरह से हुए हैं कि हमें उससे ये पता चल जाता है कि
ये जानदार पहले इस तरह का था और फिर ये इर्तिका की मनाजिल से गुजरता गुजरता ये ऐसे हो गया। ऑब्वियस एग्जांपल उसके हैं घोड़े के जो सुम हैं, घोड़े के जो जो उसकी टांगें हैं, कि फॉसल रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि एक ज़माने में उसके 5 डिजिट्स या कई डिजिट्स हुआ करते थे, यानी कि उसकी शाखें हुआ करती थी। और अब जो हैं वो 2 थ्योरीज़ हैं उस पर। एक ये है कि इर्तिका की वजह से अब वो सिर्फ उसका एक मॉडर्न सुम जो आज हम देखते हैं वो रह गया है, और एक थ्योरी ये भी है कि नहीं, वो पांचों की पांचों मौजूद हैं लेकिन वो आपस में अब जुड़ गई हैं। जैसे एक ट्यूलिप है कि उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, एक फूल है जिसकी सारी कलियां आपस में जुड़ गई हैं। क्या इस तरह के इर्तिका को साइंस उसको डिनाई करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। और हम जैसे लोग जो मजमूई तौर पे डार्विनिज़्म के मुखालिफ हैं, क्या हम इसको डिनाई करते हैं? नहीं, हम भी डिनाई नहीं करते। इसलिए कि हम बुनियादी तौर पे इर्तिका को डिनाई नहीं करते, उसके हम मुनकिर नहीं हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो स्पीशीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, अनवा की बाउंड्रीज़ हैं, वो क्रॉस नहीं की जा सकती हैं। एक घोड़े के पाँव का डिज़ाइन पहले डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, बाद में वो डिफरेंट हो जाए, लेकिन वो दोनों सूरतों में घोड़ा ही है, तो हमें से कोई मसला नहीं है। जाहिर सी बात है, घोड़ों की हम कई किस्में देखते हैं। पोनीज़ देखते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, कुछ इलाकों में हम देखते हैं घोड़ों के बाल बहुत बड़े होते हैं, कुछ होते हैं जिनके बाल कम होते हैं, कुछ घोड़े होते हैं जिनकी पसलियों की तादाद दूसरे घोड़ों से कम या ज़्यादा होती है। यानी ये भी पॉसिबल है, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ वो सारे के सारे घोड़े ही रहें और उसी स्पीशीज़ के अंदर उनका इर्तिका हो, इससे हमें कोई मसला नहीं है। मसला उस वक्त होता है जब कहते हैं कि नहीं, एक सेल से सारा कुछ बन गया है और स्पीशीज़ जो है अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके कहीं और चली गई हैं। इसका कोई साइंसी सबूत नहीं है। सो येस, देयर इज़ एविडेंस कि जो मॉर्फोलॉजिकल इंटरमीडियरीज हैं वो हमें इस तरतीब से मिलें, येस, और ट्रांजिशनल फॉसिल्स मिलें, ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इस्तिलाह का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है जिसको होमोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ममासलत आप कह लें। चूँकि हमें हिस्ट्री में ये मुख्तलिफ फॉसिल्स के अंदर ममासलत नज़र आती है, तो इसलिए ये दावा किया जाता है कि ये इर्तिका की वजह है। अब होमोलॉजी जो है वो ज़रूरी नहीं फॉसिल्स पे ही हो, वो जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि जो जीनियाती हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, जो तामीर है, उसके अंदर भी ममासलत पाई जा सकती है, वो हो सकता है। लेकिन चूँकि आज की हमारी किस्त जो है वो फॉसिल्स पे, इसलिए मैं फॉसिल्स पे ही बात करूँगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है इर्तिकाई हजरात के लिए, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, और वो ये है कि अगर इर्तिका का सबूत मांगा जाए और आप कहें कि बहुत से सबूतों में से एक फॉसिल्स भी है, आज हम फॉसिल्स का ही जिक्र करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हुए उसको हम ये कहते हैं कि हम इर्तिकाइयों से सबूत मांगें इर्तिका का, तो वो कहें फॉसिल्स। और हम जब फॉसिल्स पे बात करें और इर्तिकाइयों से पूछें कि इसकी क्या वजह हो सकती है, तो वो उसका जवाब दें इर्तिका। इसको मगालतों की और फैलसीज़ की ज़ुबान में या उस जहाँ में इसको सर्कुलर रीजनिंग कहा जाता है। यानी जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसी को आपने दलील के तौर पे पेश कर दिया। ये नहीं हो सकता, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फॉसिल वजाहत बन जाते हैं इर्तिका की और इर्तिका वजाहत बन जाती है फॉसिल्स की। नहीं, इसको आप इस तरह से समझ लें कि लेट्स से कि आज से अगर हमारे पास कोई 10 लाख पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। ये बात मैंने एक डिबेट में भी कही थी, शायद ये कभी आपकी नज़र से गुजरी हो, लेकिन यहाँ इस मौके की मुनासबत से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर एक 10 लाख पुराने फॉसिल पे एक आदमी आके कहता है कि मेरा ये दावा है कि इसको खुदा ने बनाया है, और उस 10 लाख के बाद आपको 9 लाख साल पुराना एक फॉसिल मिल जाता है जिसमें कुछ तगय्युर पाया जाता है, और वो आदमी दावा करता है कि ये खुदा ने ही इसको बेहतर करके इस तरह की एक और मखलूक दुनिया में लेके आया। सो पहले वाले को भी खुदा ने बनाया, दूसरे वाले को भी खुदा ने बनाया। तो साइंसदान, इर्तिकाई, सब साइंसदानों की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेट अवे वो कहेंगे कि तुम्हें तो खुदा साबित करना पड़ेगा, ये तो डेटा है तुम्हारे सामने, 2 फॉसिल्स हैं, उसके ऊपर तुमने वैसे ही खुदा फिट कर दिया है, तो ये तो हम नहीं मान सकते। अब जहाँ तक फ़िलॉसफी ऑफ साइंस का ताल्लुक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि जो पोपेरियन टेस्ट है कार्ल पॉपर का, वो है ही इसी चीज़ पे कि साइंस को आप नॉन साइंस, यानी कि साइंस और गैर साइंस का जो फ़र्क है वो इसी चीज़ पे है कि जिस चीज़ को आप फॉल्सिफाई कर सकते हैं, यानी जिस चीज़ को आप गलत साबित कर सकते हैं, वो साइंस होती है, और जिसको आप गलत साबित नहीं कर सकते वो साइंस नहीं होती है। इस बात को बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर एक आदमी कहता है खुदा, तो अब खुदा तो बुनियादी तौर पे एक साइंसी तस्वर तो नहीं है, तो कोई आदमी कह सकता है कि भाई तुम्हारा दावा जैसे भी है, लेकिन हम इसको साइंसी नहीं मान सकते हैं, इसलिए कि तुमने डेटा के ऊपर एक तस्वर अप्लाई कर दिया है।
जायज़ बात है। ऐसे ही एक आदमी आके कहता है कि कोई खलाई मखलूक थी, वो बोर हो के यहाँ पे इस दुनिया में आ गई और उसने ऐसी मखलूक़ात उसके पास ये कुदरत थी कि वो बना सकती थी, तो उसने फिर 10 लाख और 9 साल के पुराने वाले में जो आपको मुमासलत कुछ ना कुछ नज़र आ रही है, ये पहले उन्होंने एक बनाया और उसके 1 लाख साल के बाद उन्होंने एक और बना दिया, तो इसकी वजाहत ये है। तो अगेन आपसे ये कहा जाएगा भाई एलियंस को आपने अलहदा से साबित करना है, आप इस डेटा के ऊपर एलियंस को फिट नहीं कर सकते। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी एक स्टैंडर्ड बन गया है और स्टैंडर्ड का मसला ये होता है कि ये तब्दील नहीं होता लोगों की ख्वाहिशात के साथ। इसका मतलब ये है कि जब अब आप इस 10 लाख पुराने और 9 लाख साल पुराने फॉसल के ऊपर जब इवोल्यूशन का दावा करेंगे, तो इवोल्यूशन का भी आपको एक इंडिपेंडेंट सबूत देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि फॉसल्स देयर फॉर इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन देयर फॉर फॉसल्स, ये नहीं हो सकता, ये साइंस नहीं है। तो अगर, और ये जो हमारी सीरीज़ है ये बात याद रखें, इसका नाम डार्विनिज्म वर्सेस साइंस है। हम वही चीज़ें आपके सामने ला के रख रहे हैं कि जो साइंस के मेयार हैं, जब अप्लाई करें डार्विनिज्म पे तो वो इस पे वो उस जो दावे हैं इर्तिका के वो उसके पूरे नहीं उतरते। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, या 1-2 वीडियो पे छोड़ के हमने बात की थी नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन एक दावा है, उसको हम साइंसी म्यार के ऊपर नहीं परख सकते, इसलिए कि हम उसे गलत साबित नहीं कर सकते। सो अगेन, जिस चीज़ को हम साइंस आम तौर पर नहीं मानते, वहाँ पे इस थ्योरी को जो ख़ुद को साइंटिफिक थ्योरी कहती है, हम जब उन म्यारात को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उनका इतलाक़ यहाँ पे होगा, तो फिर इसको साइंस के मुताबिक ही बिहेव करना चाहिए। अगर ये साइंस के मुताबिक इसका जवाब नहीं है, मिसाल के तौर पे जो फॉसिल्स वाली हम बात कर रहे हैं कि इसको आप, इस दावे को आप झुटला नहीं सकते हैं, देयरफॉर ये साइंस नहीं है, तो अब अगर आप इसको फिर भी ठीक समझें तो फिर ये साइंस के मुताबिक नहीं, आपके ज़ाती अकायद के मुताबिक हो सकते हैं, या साइंटिज़म या नेचुरलिस्ट जो अकायद हैं उनके मुताबिक हो सकते हैं। जो साइंस के इस्टेब्लिश्ड असूल हैं उसके मुताबिक ये साइंस नहीं है। चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा कि हमारे फॉसल रिकॉर्ड में कौन से ऐसी एग्जांपल्स, ऐसी मिसालें पाई जाती हैं जिससे इर्तिका का दावा गलत साबित होता है। बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ एग्जांपल से मैं ये पॉइंट है ये आपके सामने रख दूँ। वैसे अगर आप डेटा में जाते हैं तो ये कोई 1.5 दर्जन से ज़्यादा की मिसालें बन जाती हैं ऑल टुगेदर, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 आपके सामने रखूँगा ताकि जो बात है वो आप तक पहुँच जाए। पहली एग्जांपल है द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बारे में एग्जैक्ट डेट तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन टिपिकली स्पीकिंग आप कह सकते हैं कि तकरीबन आज से 520 मिलियन से लेकर तकरीबन 545-550 मिलियन साल पहले का एक इवेंट है। और ये इवेंट ये है कि फॉसल रिकॉर्ड पे अचानक बहुत से फॉसल्स अपनी कंप्लीट शेप में सामने आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद उनका फिर एक इर्तिकाई मराहिल से वो गुजर रहे हैं, और वो वही इर्तिका है माइक्रो इवोल्यूशन, जिसका आगे मैंने जिक्र किया कि उस पर हमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे 2 मसले सामने आते हैं। एक मसला ये कि ये कंप्लीट शक्ल में सामने आ गए, इसका मतलब है कि जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, कैम्ब्रियन से पहले का, उनसे इनके कोई करार वाकई लिंक्स नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला है कि ये तो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता तगय्युर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये आहिस्ता नहीं, ये तो अचानक है। और दूसरे ये है कि उसके बाद उनका इर्तिका स्टार्ट होता है। अब वो कितना टाइम लगता है, इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं 70 मिलियन, 50 मिलियन, ये टाइम रिड्यूस होते होते तकरीबन 8 मिलियन का आ गया है ना। आप कह सकते हैं कि 8 मिलियन साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो डीप टाइम है उसके हवाले से आप किसी भी इर्तिकाई से अगर ये पूछें तो वो आपको कहेगा कि ये तो बिल्कुल पलक झपने के बराबर टाइम है, इतना तो वक्त लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन फॉसल रिकॉर्ड हमें यही बताता है कि उनके अचानक ज़ाहिर होने के बाद जो छोटे मोटे तगय्युरात आना शुरू हुए वो तकरीबन 7-8 मिलियन के अंदर पूरे हुए। दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसकी कोई वजाहत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, और डार्विन के लिए बहुत बड़ा मसला था। डार्विन भी कि मानता था कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसे अचानक क्यों हो गया, लेकिन ऑब्वियसली वो डार्विन के ज़माने का टाइम है। उसके बाद दुनिया बहुत आगे चली गई और ऐसे कई और इवेंट्स सामने आए जो अगर आई डार्विन होता तो शायद इस नज़रिए से वो शायद वो इसको छोड़ देता, इसलिए कि पे दर पे ऐसे एविडेंसेस सामने आए हैं कि जो इस नज़रिए को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो अचानक है ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अगरचे मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना है कि जो एवोल्यूशन के अंदर जो फ्रॉड पाया जाता है, इल्मी फ्रॉड, फिक्री फ्रॉड या आउटराइट फ्रॉड जो है, वो हमारी एक अलहदा से किस्त होगी। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है
कि इस नज़रिए को साइंस के तौर पे पढ़ाया तो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बायोलॉजी है उसमें सिर्फ 2-3 लाइनों में इसका जिक्र कर दिया जाता है, और कहीं कहीं तो इससे भी कम कि हाँ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एक है, एक इवेंट है और बस बात ख़त्म। हालांकि एक ऐसी चीज़ है जो कि पोटेंशली आपकी थ्योरी के लिए एक जहर कातिल है। तो अगर आप साइंस के साथ आप इंसाफ करते हैं, साइंस के साथ आप मुखलिस हैं, तो आप बताएं बच्चों को कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप लिटरली उसे कारपेट के नीचे ब्रश कर देते हैं कि बस एक इवेंट है, बस बात ख़त्म हो गई। ये सिर्फ बात ख़त्म नहीं हो गई, इसकी एक वजाहत चाहिए और वो वजाहत पाई नहीं जाती। चलते हैं दूसरे इवेंट की तरफ जिसको कहा जाता है गौब या ग्रेट ऑटोवेशन बायोडाइवर्सिटी इवेंट। ये भी कैम्ब्रियन की तरह है लेकिन ज़्यादा मरीन लाइफ के लिए है, और इन दोनों इवेंट्स को बायोलॉजी का बिग बैंग भी कहा जाता है कि अचानक से चीज़ें फॉसल रिकॉर्ड में एब्रप्टली सामने आ जाती हैं। तो कोई हमारे पास ऐसा लिंक नहीं है। और जो गौब वाला है दैट इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग इसलिए कि कैम्ब्रियन के बारे में तो बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भाई उससे पहले जो थे वो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते थे, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते थे, तो इसलिए वो फॉसल्स में जो है वो बेसिकली जो रॉक्स के अंदर वो फॉसल्स हैं वो उस तरह से महफूज नहीं हो सके। दैट इटसेल्फ इज़ अ किलर आर्गूमेंट, बजाते खुद इससे ही इर्तिका गलत साबित हो जाता है, इसलिए कि हमारे पास जो कैम्ब्रियन के एरा में जो जानवर सामने आए हैं वो तो सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यू नहीं हैं। तो ये कैसे हो गया कि सॉफ्ट बॉडी से हड्डियों की ट्रांजिशन हो गई और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि हड्डियों वाले अचानक सामने आए हैं, खून अचानक सामने आया है, यानी कि जो स्पॉट्स हैं जिससे पता चलता है कि खून की, अब इससे पहले जानदार कैसे रहते होंगे बगैर खून के, क्या यानी वो अगेन एक लंबी टेक्निकल बहस है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि कैम्ब्रियन के बारे में तो आप किसी हद तक ही कह सकते हैं, हालांकि वही बात गलत है, लेकिन गौब के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो बेसिकली मरीन लाइफ तो पहले भी जो है वो अपनी जगह पे मौजूद थी। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आर्गूमेंट, और कोई इर्तिकाइयों के पास जवाब नहीं है कि किस तरह से हम इस आर्गूमेंट को या इस दावे को कि फॉसल्स सपोर्ट करते हैं इवोल्यूशन को, किस तरह से हम सपोर्ट करें इस चीज़ को, किस तरह से दिफा करें इस चीज़ का, जबकि फॉसल रिकॉर्ड तो हमें ये बता रहा है कि एब्रप्टली एक और इवेंट ऐसे हुआ है जिसकी कोई इवोल्यूशनरी बिल्ट अप नहीं है। तीसरी और आखिरी एग्जांपल है एंजियोस्पर्म्स की। दुनिया में जो हमें दरख्त नज़र आते हैं बीज वाले दरख्त, इनमें से अक्सरियत अराउंड 80% के लगभग जो हैं ये एंजियोस्पर्म्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये वो दरख्त हैं जो अचानक ही फॉसल रिकॉर्ड पे ये सामने आ जाते हैं। अगेन देयर इज़ नो बिल्ट अप। साइंसदान ये कहते हैं, जो इर्तिकाई साइंसदान है, कि ऐसा इवेंट बड़ा रेयर है। मज़े की ये बात है कि 4 अरब साल दुनिया की एज है और ये इवेंट सारे के सारे बड़े रेयर हैं। ये बाद में क्यों नहीं हुए, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। लेकिन वो एक और क्वेश्चन है, जो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि इससे पहले हमने जानदारों की, इनके हैवानों की हम बात कर रहे थे कि वो फॉसल रिकॉर्ड पे अचानक ही अपीयर हो जाते हैं। बट हाउ अबाउट दिस ट्री लाइफ? जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये भी बग़ैर किसी एवोल्यूशनरी बिल्टअप के अचानक ही ज़ाहिर हो जाते हैं, और ये बड़ी परेशान कुन बात है। किसके लिए? इर्तिकाइयों के लिए, क्योंकि इनके जो मुर्शिद थे जनाब चार्ल्स डार्विन साहब, वो इसको अबोमिनल मिस्ट्री कहा जाते थे, कहते थे अबोमिनल, समथिंग विच इज़ मोरली क्रशिंग, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही वाहियात हो, बहुत ही कराहत अमेज़ हो, बड़ी घटिया हो। बेसिकली इस तरह की मिस्ट्री उन्होंने इसको कहा कि ये कैसे हो गया। अब सारी जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो तो इस चीज़ पे खड़ी है कि आप हर चीज़ को ट्रैक बैक कर सकते हैं टू अ सिंगल सेल, और एटलीस्ट उनके अपने अपने सेल्स तक। ये भी एक मिथ है, कुछ लोग समझते हैं कि वो एक ही सेल था, बट अगेन द पॉइंट वी आर मेकिंग इज़ कि वो एक था या ज़्यादा थे, लेकिन हर चीज़ का ओरिजिन इस स्ट्रक्चर के साथ हमें सामने आना चाहिए कि सिंपल लाइफ टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स लाइफ। लेकिन इस लाइफ को हम पीछे जब जाते हैं किसी भी एस्पेक्ट से, भले वो कैम्ब्रियन हो या अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो ये जब पीछे पीछे हम जाते हैं तो ये अचानक ही जाहिर हो जाते हैं। तो फॉसल रिकॉर्ड तो एग्जैक्टली उन दावों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो इवोल्यूशन के बारे में किए जाते हैं। यहाँ पे सिलसिले को हम रोकते हैं। इसके बाद हमारी एक और किस्त होगी जिसमें हमने इवोल्यूशन के फ्रॉड्स के बारे में जिक्र करना है, जहाँ पे फॉसल्स का हम दोबारा जिक्र करेंगे कि साइंसदानों ने वो कौन कौन से फॉसल्स हैं जो खुद ही क्रिएट किए हुए थे, जो फ्रॉड था, जो बाद में
सामने आया। सिर्फ फॉसिल्स की बात नहीं होगी, उसमें और भी जो चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस नज़रिए के अंदर फ्रॉड पाया जाता है, और अगर ये वाकई साइंसी है तो फिर फ्रॉड क्यों पाया जाता है। आज इस सिलसिले को यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली किस्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।